स्टार्ट करें तब। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, सरलता टर्म खत्म कर चुके थे और इसके बाद आज हम लोग विलेयता पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो बिलियन का मेन थीम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और इत्मीनान से सीखिएगा। अब जो लेक्चर आएगा वो बिहार बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और सुनिए, जो सांद्रता पद आप लोग पढ़े हुए थे, ठीक है, उसको एकदम कंट्रोल रखिएगा, उसके बिना आगे संभव है नहीं। ठीक है, इसलिए इत्मीनान से सीखिएगा आप लोग, और आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाते जाएंगे आप लोग। आप लोग तैयार हैं? कमेंट कीजिए। स्टार्ट करें तब। चलिए सुनिए, सांद्रता टर्म में हम लोग 10 सांद्रता टर्म पढ़ चुके थे ना, याद है कौन कौन? और अगला हम लोग बात करने वाले हैं क्या, अब विलेयता क्या होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं घुलनशीलता, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, विलेयता क्या होता है और विलेयता को कौन कौन सा कारक जो है इफेक्ट डालता है, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, तो सुना जाए। एक मान लिया जाए कंटेनर है, ठीक है, और इसमें रखे हैं पानी को। पानी में हम घुलाना चाह रहे हैं कोई भी पदार्थ को। मान लो चीनी है, क्या है? चीनी। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन बात अभी कर रहे हैं किसका? तो चीनी का। ठीक है, अब देखिए पानी क्या है बाबू? विलायक। ये तो आपको आता है, ये क्या है? विलायक। और ये क्या है? विलय ना। अब देखा जाए विलय को, ठीक है, किसमें डुबाए? विलायक में। क्या तैयार हो जाएगा? विलयन। ये तो समझ में आता है। अब सवाल है विलेयता होता क्या है? विलेयता होता क्या है? अगर मान लिया जाए विलायक का 100 ग्राम लेते हैं, कितना ग्राम? 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में चीनी अधिक से अधिक कितना घुला सकते हैं, यानी घुलने की जो क्षमता होगी उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? विलेयता। क्या बोलते हैं? विलेयता। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। ये जो अधिक से अधिक घुलने की क्षमता होती है, और जब घुलाएंगे अधिक से अधिक तो उस तरह का जो विलयन तैयार होगा उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं हम लोग? संतृप्त विलयन। समझ में आया? अगर मान लो जितना अधिक से अधिक घुलना था उससे कम हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? ये असंतृप्त विलयन। अगर पूरा का पूरा हुआ तो संतृप्त विलयन। अगर थोड़ा सा उससे और भी अधिक, और भी मतलब अब उससे ज्यादा घुल नहीं सकता है तो उसको बोलते हैं क्या? ये संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या? जितना घुल जाए, जितना घुलने की क्षमता हो, हाँ, उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। अगर उससे कम घुले तो असंतृप्त, अगर उससे थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया तो अति संतृप्त विलयन बोलेंगे। ठीक है, तो बात आए क्या विलेयता क्या होता है? देखिए तो लिखे हुए 100 ग्राम विलायक को कैसा विलयन बनाना है? मतलब अधिक से अधिक को घुला देना है। ठीक है, यानी संतृप्त। 100 ग्राम विलायक को संतृप्त विलयन बनाने के लिए जितना ग्राम विलय की आवश्यकता होती है वह विलेयता कहलाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग घुलनशीलता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और इसको किससे इंडिकेट करते हैं? तो एस से। समझ में आया? देखिए इसका जो फार्मूला है ये जस्ट परसेंटेज डब्ल्यू बटा डब्ल्यू के रूप में है। देखिए ना, ग्राम में विलय की मात्रा बटा ग्राम में विलयन नहीं है, यहाँ क्या है? विलायक की मात्रा गुना कितना? 100। यही बस अंतर है। समझ में आया यहां तक? जल्दी बताइए तो आप लोग कमेंट कीजिए। छोटू जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। 100 ग्राम विलायक को कैसा विलयन बनाना है? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन बनाने के लिए जितना ये जो चीनी है अर्थात विलय जो है, हाँ, जितना ग्राम की आवश्यकता होगी उसी को ही बोलते हैं क्या हम लोग? विलेयता बोलते हैं। ठीक है, ये जस्ट लाइक परसेंटेज डब्ल्यू बटा डब्ल्यू के रूप में भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसको मोलरता के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। मोलरता तो आप लोग पढ़े किए थे, क्या होता है?
प्रति 1 लीटर विलयन के आयतन में जितना विलय का मोल उपस्थित हो वह क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। यहां भी क्या है, आपको बनाना कैसा है? संतृप्त विलयन, यानी विलय जो है अधिक से अधिक उपस्थित रहेगा ना। देखिए तो लिखे हुए हैं प्रति 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थों के अधिकतम मोलों की संख्या, लेकिन मोलरता में ऐसा नहीं लिखे थे अधिकतम, सिर्फ वहां लिखे थे मोलों की संख्या। मतलब जहां तक घुल सकता है उसको बोलते हैं क्या? अधिकतम मोलों की संख्या को इस पदार्थ की, जो पदार्थ आपने घुलाया उसकी क्या कहलाएगा? विलेयता कहलाएगा। समझ में आ गया? यानी इसको दो रूप में व्यक्त किए, क्या क्या? एक परसेंटेज W के रूप में और दूसरा किस रूप में? मोलरता के रूप में। समझ में आ गया यहां तक बच्चों को? जल्दी बताइए आप लोगों को, कमेंट कीजिए बाबू। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो आप लोग आगे बात करते हैं। आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे विलेयता पर कौन कौन सा कारक जो है इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब विलय कैसा होगा, विलायक कैसा होगा, अब विलेयता घटेगा कि बढ़ेगा, घुलने की क्षमता ही क्या है? विलेयता है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग पढ़ते हैं आगे विलेयता को कौन कौन सा कारक जो है इफेक्ट डालता है। ठीक है, इत्मीनान से सीखिएगा। पहला हम लोग लिखते हैं, स्टार लगा के लिखते हैं, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, और इसमें से ए नंबर लिखना है। क्या ए नंबर? थोड़ा समझिएगा। हम लोग बात करेंगे द्रव में, पहले ठोस, द्रव में क्या? ठोस। जैसे पानी में क्या घुला रहे थे? चीनी। ठीक है, या ग्लूकोज वगैरह सब। उसमें देखना है किस तरह से इफेक्ट डालता है। देखिए पहला लिखते हैं द्रव में ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें से मतलब हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं द्रव में क्या? ठोस की विलेयता को। ठीक है, इसमें से पहला जो लिखेंगे विलय एवं विलायक की प्रकृति। इत्मीनान से सीखेगा बाबू। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। थोड़ा समझिएगा अच्छे से। देखो ये जो लिखे हुए विलय एवं विलायक की प्रकृति, इसका मतलब क्या है? थोड़ा समझिएगा। यहां देखना क्या है, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, और आपने जल रखा इसमें, और जल में आपने NaCl को घुलाना चाहा। क्या ये घुलेगा कि नहीं घुलेगा? आप लोग को याद होगा कि ये जल में नमक तो यूं ही घुल जाता है, क्या जी? लेकिन एक बार बताओ, अगर हम बेंजीन लेंगे तो उसमें क्या NaCl घुलेगा? नहीं घुलेगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? जैसा विलायक होगा वैसा अगर विलय है तो वह घुल जाएगा। ठीक है, जैसा विलय है वैसा अगर विलायक होगा तो घुल जाएगा। अब सवाल क्या है, जैसा विलय का मतलब क्या? यह दो बात आएगा विलय या विलायक में। विलय भी ध्रुवीय हो सकता है, विलायक भी। ठीक है,
या अध्रुवीय हो सकता है, दोनों। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुल जाएगा और अध्रुवीय अध्रुवीय में घुल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय घुलनशील होता है या अधिक घुलनशील होता है, ये भी लिख सकते हो, घुलनशील ऐसे लिख लो, अधिक घुलनशील, अधिक घुलनशील होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे जल में, अब रही बात ध्रुवीय क्या है, इसके लिए 11th में पढ़ना होता है, ध्रुवीय बंधन। ठीक है, उसी से पहचानते हैं, अभी तब तक में याद रखिएगा। ठीक है, जल में NaCl होगा, मान लो KCl है, जो जो हम लिख रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। CO2 भी घुलता है, ये अभी 2 ही एग्जांपल याद रखो। ठीक है, इसके बाद वो गैस के रूप में है, वो भी ध्रुवीय है। तथा आगे लिखेंगे, तथा अध्रुवीय विलय, अध्रुवीय विलय, अध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होता है। अर्थात या इसमें भी जैसे दे दो, जैसे बेंजीन में NaCl कम घुलनशील है। थोड़ा समझिएगा, अर्थात ये भी लिख सकते हैं, अर्थात समान समान को घुलाता है, समान समान को घुलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइक डिजॉल्व लाइक। थोड़ा समझिएगा और अच्छे से। ठीक है, हमने यहां क्या बताया, H2O जो है बाबू, ध्रुवीय का मतलब होता है चार्ज उत्पन्न होना। देखिए, इस पर प्लस और इस पर माइनस, तत्काल में छोटा सा एग्जांपल देकर समझाते हैं। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और माइनस, तो यहां जहां ध्रुवीय हुआ, मतलब जहां चार्ज उत्पन्न हुआ, तो वह हो जाएगा क्या, ध्रुवीय। ठीक है, लेकिन और भी सीखने के लिए होता है ध्रुवीय, इतना समय पहचान नहीं होगा, तब तक मैं पहचान करने के लिए सिखा देते हैं। जल जो है ध्रुवीय है और ये भी क्या है, ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय घुला। इसी तरह से बताओ, जब ध्रुवीय में अध्रुवीय विलय घुला, ध्रुवीय में अध्रुवीय घुलाएंगे, क्या घुलेगा, नहीं घुलेगा। ऐसा जैसे बेंजीन जो है अध्रुवीय है, इसमें NaCl जो है ये आयनों में नहीं टूटता है बाबू बेंजीन। ठीक है, और अध्रुवीय में आप ध्रुवीय को घुला रहे हैं, क्या घुलेगा, यानी ये कम घुलनशील है। समझ में आया, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, समान समान को घुलाता है। अगर ध्रुवीय होगा विलय और ध्रुवीय होगा विलायक, तो वो घुल जाएगा अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। समझ में आया बाबू, जल्दी से बताओ तो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस एक याद रखना है, ध्रुवीय विलय में ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलय घुलेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग दूसरा, ताप का प्रभाव। इसको एकदम ध्यान से रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे।
अगला लिखते हैं बाबू ताप का प्रभाव। इसका 2 नंबर कर लीजिएगा, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। देखिए हम लोग को यहाँ 2 तरह का अभिक्रिया पढ़ना होता है, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है बाबू, ऊष्मा का शोषण होता है ना, और ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगर मान लिया जाए, समझिएगा बात को, इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया में, मतलब जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण ना, प्रक्रिया में द्रव में ठोस की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। जैसे में कुछ विलय पदार्थ रखते हैं, और आप समझिएगा इसको, मान लो NaCl है, NaNO3 है, KNO3 है, NH4Cl है, ये सब क्या होता है, ये सब ठोस पदार्थ को जब पानी में घुलाते हैं और घुलाने के बाद ताप को जब बढ़ाते हैं तो इसका विलेयता जो है, बढ़ाने पर विलेयता घटता है, बढ़ता है, ठीक ही था, ठीक है, ये ठीक ही था, कंफ्यूजन हो गया था। चलिए समझिएगा बात को, ये कैसे हुआ नहीं हुआ, बस एक लाइन और लिखने दीजिए, इसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। इसी तरह ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया में द्रव में ठोस की विलेयता ताप बढ़ाने से घटता है, और इसमें जैसे जो है CaO मान लिया जाए, CaCO3 हो जाए, Na2SO4 हो जाए, ठीक है। ये सब जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अब इसको समझिएगा कैसे हुआ, ठीक है। देखा जाए, हम ऊपर वाले बात करते हैं ऊष्माशोषी का। देखिएगा, जब NaCl का ये ठोस तो होता है बाबू, जब इसको पानी में घुलाते हैं, आपको पता होगा Na+ एक्वस और क्या Cl- एक्वस में टूटता है, समझ में आ रहा है बात को। लेकिन बात क्या है, यहां जो है ऊष्मा जो यहां, इसको जल ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, जल ऊपर लिख देते हैं। देखिए जब ऊष्मा को देते हैं, ठीक है, तब यह Na+ और Cl- में टूटता है। ऐसे भी आप लोग को पता होगा कि गर्म पानी में, ठीक है, कोई पदार्थ थोड़ा जल्दी घुलता है, तो गर्म पानी में तो ऊष्मा चाहिए ना, ऊष्मा चाहिए, ठीक है। ऊष्मा चाहिए तो होता क्या है, ये इधर से भी आप इधर कर सकते हैं, ठीक है। ऊष्मा चाहिए तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, मतलब इस दिशा में मूव करता है, इस दिशा में जल्दी टूटता है। मतलब NaCl जो है जैसे ही ऊष्मा देते हैं तो Na+ और Cl- में जल्दी से ब्रेक हो जाता है और पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो CaO है, ठीक है, CaO है, जब इसको पानी में घुलाते हैं ये बनता है क्या, ये दोनों तरफ येलो चलेगा बाबू, CaOH का होल 2 बनता है,
और कुछ उष्मा का उत्सर्जन होता है। आप ही बताओ ये क्या था, उष्मा शोषी, और ये क्या है, उष्मा क्षेपी, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अब सवाल क्या है, पहले आपको क्या समझाए, जैसे हिट किए किस डायरेक्शन में मूव किया, आगे की दिशा मतलब अग्र दिशा या फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, तो ये आयनों में टूट गया, इसका मतलब क्या हो गया, घुलनशील। लेकिन बात क्या है, जब इसमें उष्माशोषी उष्माक्षेपी में जब हीट करते हैं, जब इसको पानी में देते हैं और हीट करते हैं, तो यह बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव कर जाता है। तो बताओ क्या, CaOH को पानी, CaO को पानी में दिए थे, ठीक है, घुलने के लिए, लेकिन ये घुला नहीं, इसके साथ उष्मा तो निकला, ये घुला नहीं, फिर से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, मतलब जैसा था पहले वैसा ही रह गया। तो क्या बताओ ये घुलनशील हुआ, ये घुलनशील नहीं हुआ। इसका अर्थ ये समझिएगा, अगर उष्मा शोषी है तो विलेयता बढ़ेगा, उष्मा क्षेपी है तो विलेयता घटेगा। कब, जब ताप को बढ़ाएंगे तब, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक, जल्दी इसको कमेंट कर दो बाबू। समझाते हैं बाबू, एग्जांपल देंगे सब समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है, वेट कीजिए। एक लास्ट है ताप का प्रभाव, सॉरी दाब का प्रभाव, थर्ड पॉइंट है दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगा। देखिए दाब का मतलब क्या, प्रेशर डेवलप, ना प्रेशर दबाना, ये ना, ये बोलते हो। देखिए लिखेंगे ठोस पदार्थ पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस असंपीड्य होते हैं। थोड़ा समझिएगा, दाब मतलब क्या, मान लो कोई ये 1 बिलियन है, इसमें क्या है, पानी, और पानी में क्या घुला रहे हैं आप, चीनी। क्या बताओ तो जब चीनी पर दाब लगाएंगे तो क्या पानी में घुल जाएगा, नहीं घुलेगा बाबू, ठीक है, क्योंकि चीनी दबता नहीं है, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है, इस वजह से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ गया यहां तक, जल्दी कमेंट कर बाबू। तो चलिए आगे बात करें, एक एग्जांपल देते हैं, समझिएगा बात को, ठीक है, पूरा याद हो जाएगा। ठोस, ये जो द्रव में ठोस की विलेयता पर क्या क्या कौन कौन ये जो दाब का प्रभाव क्या क्या पड़ा नहीं पड़ा, समझिएगा बात को, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो क्या ना, एक गार्जियन जो है, एक पापा जो है, हाँ, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ने के लिए, ठीक है। अब जब पढ़ने के लिए कह रहा है तो हुआ क्या, अगर मान लो बच्चा पढ़ना शुरू कर दिया तो मान लो वो घुलनशील है, मतलब बच्चा जो है पापा की बात को सुन रहा है, इसका मतलब क्या है, घुलनशील है, उसकी बात को केयर कर रहा है। ये इतना याद रहेगा, क्या बोले, बात समझिए फिर से। पापा जो है अपने बच्चे से कहते हैं बेटा पढ़, ठीक है, अगर पढ़ता है तो समझिएगा कि विलय है, वो घुलनशील है, ठीक है। अगर मान लो, पहली बात अब इसमें देखना, अगर वो पढ़ेगा तो वो क्या होगा, घुलनशील, ठीक है। अब पहला बात करते हैं, पहला बात ध्यान से समझना, पहला क्या था, समान समान को घुलाता है, याद है, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा, यही बताए थे, उसको हम एग्जाम्पल से मोड़ते हैं। आपको ये पता होगा, जैसा माँ बाप संस्कार देता है बच्चा भी वैसा बनता है।
मतलब अच्छा आदमी अच्छे के पास बैठता है, खराब आदमी खराब के पास बैठता है, ये दुनिया का रीत ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, समान समान को भुलाता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, पहला बात याद हो गया। विलय एवं विलाय की प्रकृति कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा और अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा। ठीक है, अगला बात करें, दूसरा बात करते हैं, समझिएगा, दाब का प्रभाव, यही बात करते हैं दूसरा। ठीक है, पहले तीसरा ही कर लो तब जाके दूसरा कर लो। ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा बहुत ही थेथर है, कुछ बात किसी का सुनता नहीं है, क्या बताओ, जब उसके पापा बात से बोलेंगे कि पढ़ बेटा पढ़, तो पढ़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि वो बच्चा तो पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसका वो जो बच्चा पूरा थेथर है, किसी की बात सुनने वाला नहीं है। समझ में आया? यानी अगर कठोर है, अगर कठोर है, ठीक है, तो उस पर जो है किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही समझना, अगर बात बोलेगा, बात से सिर्फ अगर बता दिया जाए, उसको समझना दाब, बात बोले तो दाब। ठीक है, बात से नहीं सुनेगा, मतलब दाब से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मान लो लात लग गया, तब जी, तब तो सुनेगा ना। उसमें भी दो कंडीशन है। देखिए दूसरा वाला बात क्या बताया थे, ताप वाला ना, लात को याद रखना, क्या, लात को ताप, लात को ताप। ठीक है, बात को दाब, लात को ताप, इसमें दो तरह की बात होगी। देखो, अगर मान लो एक बंद कमरे में बच्चे को बैठा लिया जाए और उसको देना शुरू कर दे, धोना शुरू कर दे, ताप बढ़ाना शुरू कर दे, तो क्या होगा बताओ? तो बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। बंद कमरा का मतलब क्या समझना, उष्मा शोषी है, उष्मा शोषी मतलब उष्मा बाहर नहीं जाएगा, बच्चा नहीं भाग सकता। अगर मान लो ओपन कमरे में हो जाए, तब क्या होगा, अगर लगेगा तो बच्चा भाग भी सकता है ना जी, भाग भी सकता है, तो वहां घुलनशीलता क्या होगा, घटेगा। अब बताओ, उष्मा शोषी में, उष्मा शोषी में क्या था, उष्मा शोषी में ताप को बढ़ाए, मतलब लात देना शुरू हो गया, तो बच्चा कहीं भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा, मतलब पढ़ना स्टार्ट करेगा तो घुलनशीलता क्या होगा, घुलनशीलता बढ़ेगा। समझ में आया? अगर मान लो उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसमें ताप को बढ़ाएंगे, मतलब कितनों मान लो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, भाग जाएगा, मतलब विलेयता क्या होगा, घट जाएगा ना जी, घटेगा। समझ में आया बात को? तीनों पॉइंट समझ में आया? क्या क्या बोले, जैसा माँ बाप वैसा बच्चा, पहला बात, यानी जैसे को तैसा, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, दूसरा क्या बोले, अगर कोई बच्चा थेथर हो, उसको कितनों बात से समझाओ, समझने वाला नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, मतलब दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन लात लगेगा तो, लात लगेगा, लात का मतलब क्या, ताप, उसका प्रभाव पड़ता है। बात रहा क्या, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी का, इसको याद रखना, क्या, बंद कमरे में, ठीक है, और यहाँ ओपन वाले कमरे में, ओपन वाले कमरे में बच्चे को कितनों लात लगे, वो बच्चा भाग सकता है, मतलब घुलने वाला नहीं है इसमें, लेकिन क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। समझ में आ गया? जल्दी से बताओ तो कमेंट करो तो अब। सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़े। अगला पॉइंट जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, सेम चीज आगे पढ़ना है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हटाते हैं बाबू। अब बात करते हैं हम लोग, क्या, अभी तो ठोस का खत्म हो गया। ठीक है, द्रव में ठोस की विलयता से कौन कौन कारक इफेक्ट डाल रहा था, वो पॉइंट खत्म हुआ। तीन बात यहां रखना था यार, एक क्या था, एक क्या था, विलय एवं विलायक की प्रकृति, दूसरा क्या, ताप का प्रभाव, तीसरा क्या, दाब का प्रभाव। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग, एक मिनट बाबू, अगला बात करते हैं, 2 नंबर कर लीजिए इसको, द्रव में गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले
कारक। समझिएगा अच्छे से बाबू, ठीक है। पहला हम लोग बात करते हैं क्या, इसमें से ए नंबर कर लिया जाए, गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस या गैस, ठीक है। समझे बात को। होता क्या है यहां, जो गैस विलायक के साथ क्रिया कर ले, जो गैस विलायक के साथ क्रिया कर ले या आयनों में टूट जाए, ठीक है, वह जो है गैस, हाँ, वह गैस द्रव में घुल जाता है। क्या बोले फिर से सुनो, जो विलायक, जो गैस, ठीक है, विलायक के साथ क्रिया कर लेता है, ठीक है, या आयनों में टूट जाता है, वह जो गैस है, वह जो गैस है जल में घुलनशील होता है। अगर मान लो क्रिया नहीं किया तो वह घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, तो इसको पहले लिख लें, जो गैस विलायक के साथ क्रिया कर ले या आयनों में टूट जाए वह गैस द्रव में अधिक घुलनशील होता है। समझ में आया बात को। अब इसको एग्जाम्पल से समझिएगा, समझिएगा बात को। देखिए, मान लिया जाए CO2 गैस है, ठीक है, CO2 गैस है, या मान लो अमोनिया गैस है या HCl गैस है, ठीक है। तीनों में से किसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक हम अच्छे समझा देते हैं इसको, ठीक है। देखो, जब CO2 को पानी में डुबाते हैं, ठीक है, होता क्या है, ये बनता है H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। अब ये फिर जो है ये आयनों में विघटित हो जाता है। कैसे, तो H+ में और CO3- 2 में, ठीक है, ये दो से गुना हो जाएगा। तो बताओ, जो गैस जल के साथ क्रिया करके क्या बना है, H2CO3, और या तो आयनित हो जाए, ठीक है, दोनों काम हो रहा है, तो यह जो गैस है क्या होगा, घुलनशील होगा ना। ऐसे ही HCl के बारे में अगर जानोगे, HCl को जैसे ही पानी में डुबाते हैं, यह टूटता है H+ में और Cl- में। देखिए, तो यहां आयनित हो गया। क्या आयनित हुआ, इसको समझेंगे क्या, यह गैस जो है घुलनशील होगा, ठीक है। अगर मान लो यही NH4, सॉरी क्या है, NH3 ना, NH3 को जल में डुबाते हैं, यह बनता है क्या, NH4OH, और फिर जाकर ये ब्रेक हो जाता है किसमें, आयनों में, NH4+ और OH- में टूट जाता है। तो आपको क्या बताएं, जो गैस विलायक के साथ क्रिया कर ले या आयनों में टूट जाए, ठीक है, वह जो है गैस जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। समझ में आ गया बाबू, जल्दी बताइए तो। जल्दी से कमेंट कर बाबू। हाँ, एक बात और बोल सकते हैं, जो गैस विलायक के साथ क्रिया नहीं करेगा वो क्या होगा, कम घुलनशील होगा। इसका ये भी बात सही है। दूसरा पॉइंट लिखें, तो देखिए, तो अब लिखते हैं विलायक की प्रकृति। इसका बी नंबर लिखते हैं, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ क्या, सॉल्वेंट। समझिएगा, यहां भी वही लाइक डिजॉल्व लाइक बात करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, हटा दें।
देखते हैं आगे। यहां लिखेंगे क्या, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैस अधिक घुलनशील होता है। इसका अर्थ यह भी है, जब अध्रुवीय लेंगे तो उसमें अगर ध्रुवीय घुलाएंगे तो क्या होगा, कम घुलनशील होगा। जैसे में एग्जांपल दीजिएगा, वही CO2 गैस, HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक और अमोनिया गैस, ये जो है ये सब ध्रुवीय है बाबू, ठीक है। और आप जल के साथ मिलाएंगे H2O के साथ, ये क्या होगा, ज्यादा घुलनशील की कम घुलनशील, ज्यादा घुलनशील होगा। समझ में आए बात को? जल्दी से आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है, जल्दी से लिखिए आप लोग। इसका उल्टा भी सही है, क्या लिखेंगे, ध्रुवीय विलायक के मतलब, और ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैस कम घुलनशील होता है, ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक। चलिए अब अगला बात करेंगे हम लोग ताप का प्रभाव। इसमें C नंबर कर लीजिए। चलिए देखिए, ताप का प्रभाव बड़ा आसान है टर्म, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, थोड़ा समझिएगा। देखिए इसको पहले एक लाइन लिख लें, तब और कहीं समझ में आएगा और ज्यादा। लिखेंगे ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता घटता है, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। थोड़ा समझिएगा बात को। जैसे मान लो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, अब बताओ तो इसको जल में डुबा दें, ठीक है, पानी में डुबा रहे हैं, होता क्या है आपको अभी जस्ट बताए, क्या बनता है, H2CO3, और क्या होता है, कुछ उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा बाहर निकलता है। जब बाहर निकलेगा, ठीक है, बात को समझिएगा, आप इसको पानी में घुलाए और हीट करना स्टार्ट कर दिए। हीट जैसे ही स्टार्ट किए, उष्मा तो बाहर निकलना शुरू हुआ। जब उष्मा बाहर निकलना शुरू हुआ तो यह जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। आपको 11th में पढ़ना था केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें ला सातलिए का नियम पढ़ना होता है। वो कहता है क्या, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में अगर उष्मा बढ़ाते हैं, हीट करते हैं, तो जो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। आप ही बताओ, CO2 प्लस H2O बनना था क्या, H2CO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, जैसे हिट किए या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, इसका मतलब गैस बाहर और पानी बाहर। क्या गैस बाहर, और जब पानी बाहर हुआ क्या गैस घुला क्या, बताइए थोड़ा सा जल्दी, गैस घुला क्या, गैस नहीं घुला। इसको और भी आप लोग रियल लाइफ में एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बताया जाए, आप जब स्प्राइट पीते हैं, क्या ठंडा पीते हैं गर्म पीते हैं, थोड़ा सा बताइएगा, ठंडा पीते हैं गर्म पीते हैं, ठंडा पीते हैं। ठंडा इसलिए पीते हैं क्योंकि यह जो देखिए, ठंडा पीने का मतलब क्या, अगर आपको गर्म दे दिया जाए क्या पीजिएगा, नहीं पीजिएगा, क्योंकि उसमें CO2 गैस जो है घुला ही नहीं रहेगा। ठंडा पीने का तो मजा तब आता है, वो क्या हो, ये स्प्राइट पीने का मजा तब आता है जब वो स्प्राइट क्या हो, ठंडा हो। तो बताइएगा
ठंडा करने पर, मतलब हीट को कम करने पर, ताप को कम करने पर CO2 क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे ताप बढ़ेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, CO2 प्लस क्या H2O अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए बात को? इसलिए ये कम घुलनशील है। लेकिन ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होता है, घटता है। इसलिए हम लोग गर्म स्प्राइट नहीं पीते हैं, ठंडा स्प्राइट पीते हैं, तब मजा आता है। समझ में आए बात को? चलिए अगला बात करेंगे हम लोग, समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। हटा दें इसको। इसका डी नंबर लिखिएगा। विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, presence of other substances in solvent। थोड़ा समझिएगा बाबू, ये भी आप लोग आपके रियल लाइफ में एग्जांपल देते हैं तब समझ में आ जाएगा। आप लोग जब कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं, होता क्या है, उसमें CO2 गैस पानी में घुला होता है, सही बात है। लेकिन एक बात बताओ, अगर उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पदार्थ मिलाते हैं, जैसे नमक, काला नमक देते हैं, मान लो काला नमक आपने मिलाया, तो क्या होता है, CO2 गैस बाहर आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब बताओ, घुलनशील पहले था, लेकिन जैसे आपने नमक मिलाया, कोई एक्स्ट्रा पदार्थ डाला, गैस क्या हुआ, बाहर निकलना शुरू हो गया। इसका मतलब विलेयता घटेगा कि बढ़ेगा, गैस की विलेयता द्रव में क्या हुआ, इस टाइम में जब हम लोग एक्स्ट्रा पदार्थ मिलाते हैं तो पानी और नमक रह जाता है, और गैस क्या होता है, गैस क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर आना शुरू होता है। इसका मतलब विलेयता क्या हो गया, घट गया। लिखेंगे इसमें, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति से द्रव में गैस की विलेयता क्या होगा बाबू, घटता है। बड़ा आसान टर्म है ना, क्या हो जाएगा, घटता है। समझ में आया? और एक लास्ट टर्म होगा ई नंबर, इसी जगह लिख दें, ई नंबर दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। ठीक है, तो एक बात बताओ, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में यहां तक क्या है, पानी है, पानी है तो द्रव है, और हम इस जगह किसी गैस को रख रहे हैं, कोई गैस है, ठीक है। अब ऊपर से पिस्टन लगाए और धक्का मारना शुरू किए, ठीक है, तो बताओ ऊपर से जब नीचे दाब देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि गैस क्या होगा, गैस क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। जैसे आप लोग स्प्राइट पीते हैं और जैसे खोलते हैं गैस बाहर निकलता है, इसका मतलब क्या, प्रेशर घटा और विलेयता भी घटा। लेकिन जब उच्च दाब पर पैक करते हैं तो गैस क्या होता है, पूरा पूरा घुलनशील होता है। इसका मतलब क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिखेंगे, दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता, गैस की विलेयता द्रव में बढ़ता है ना जी, बढ़ता है। इसका उल्टा भी सही है, घटाने पर क्या होगा, घट जाएगा। समझ में आया बाबू? जल्दी से बताइए आप लोग।
और इसी इसी दाब का प्रभाव के आधार पर हम लोग अगले क्लास में हेनरी का नियम पढ़ेंगे। इतना पहले समझ में आया? जल्दी से बताइए आप लोग, तो कमेंट कीजिए तो बाबू। आज यही तक रहने दें। आज यही तक रहने देते हैं बाबू, ठीक है। अब हम लोग अगले अगले क्लास में हेनरी का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। आज यही तक रहने देते हैं। सबको गुड नाइट।